नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनमें केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों के आधार पर आप बहुत सारे एग्जाम्स आराम से निकाल सकते हो। तो इन प्रश्नों को देखिए और अपने नॉलेज को टटोलिए और देखिए कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ी है या कहाँ आप अच्छा हैं। जहाँ पे आप अच्छा हैं वहाँ से तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जहाँ पर गड़बड़ी है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो देखिए आज की ये क्लास और जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते जाऊँगा और आप जवाब देते जाइएगा। प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है और उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यहाँ पर दो जवाब दिया गया है। आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, अणुएं हैं, ये चार, और इन चार अणुओं के साथ ये बताया गया इन अणुओं में जिसकी ज्यामिति कैसी होगी, जिसकी ज्योमेट्री जो होगी त्रिकोणी होगी। त्रिकोणी मतलब ट्रायंगुलर होगा, पहली बात। और दूसरा आपके पास आता है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होना चाहिए, यानी कि डाइपोल मोमेंटम शून्य होना चाहिए। कैसे पता लगता है? उसके स्ट्रक्चर के बेस पर पता चलेगा। स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है? स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहला चीज होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके हाइब्रिडाइजेशन पता लगाइए। फिर वेस्पर थ्योरी, VSEPR, ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए आपके दिमाग में। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, उसका शॉर्टकट ट्रिक वो आप पता लगाइए। मैं यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, हो सकता है मिसिंग हो जाए, छोटी सी बात रहेगी, लेकिन एकदम सिंपल सा बात समझिएगा। यहाँ पर किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये पता लगाना है। अब हवा में बात बता देता हूँ, अलग बात है, पर आपको यह इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने का तरीका यह है कि हाइब्रिडाइजेशन, आप लोगों को याद है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? आप नीचे निकाल के दिखाओ, बोलो। बताओ किसमें कितना कितना है। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन को मैं यहां पर HB से दर्शा रहा हूं, यानी कि ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, सिंपल से। आप लोगों को याद है क्या है? केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या माइनस आवेश, अगर आवेश रहेगा तो, बाय 2। यहां पर केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है 5वें A वर्ग का तत्व है। यहीं पे निकाल देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 5वां A वर्ग का तत्व है, यानी कि 5 लिख देता हूं, 5A लिख देता हूं, चलिए, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 3 है, प्लस आवेश कुछ में नहीं है, तो इसका मतलब है 8/2 यानी कि 4। अब यहां पर ये याद रखिएगा, नंबर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका मैंने बेसिक क्लास में बताए हैं, आप जा करके इनके ट्रिक देखिएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ट्रिक क्या है। एक्चुअली यहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया, और उसके पीछे भी ये भी बताया कि कैसे 2 आता तो sp ही होगा, 3 आता तो sp ही क्यों होगा। ये बातें हो गई हैं अच्छे खासे। तो अब आप सभी को पता होगा ये बात कि सब ऑर्बिटल्स होते हैं S1, P में कितने होते हैं? 3, सीधा सा मतलब है। D में कितने होते हैं? 5। आप लोग जवाब देते रहिए, ढूंढते रहिए। अगर जिन बच्चों को ना पता हो मैं कुछ शॉर्ट में बताता हूँ। अगर ये 2 नंबर है, मतलब 1 2, एक S एक P भाग लिया तो sp संकरण हुआ। 3 भाग ले रहा है तो 1 2 3 यानी 1s 2p sp2 हो गया। 4 होता है तो 1 2 3 4 यानी 1s 3p sp3 हो गया। ऐसे ही है। 7 अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी sp3
3 हो गया, ये D3 हो जाएगा, ऐसा होगा। 7 हुआ तो sp3d3 हो जाएगा। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। ये शॉर्टकट्स है। अब यहाँ पर तो हमने इसमें निकाल दिया, 4 है मतलब इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसके लिए मैं बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का एलिमेंट है यानी कि 6a ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस हाइड्रोजन 2 बोला गया केंद्रीय परमाणु का समूह, और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी किसकी 1 होती है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 बार है बटा 2 यानी कि यहाँ पर भी 8/2 यानी कि 4 आ रहा है। तो यहाँ पर भी sp3 संकरण होगा। अब हमारे पास इस पे आते हैं तो यहाँ पर भी वही हाल है। 5वां ग्रुप का एलिमेंट है 5वां A प्लस 3 फ्लोरीन की संख्या 3/2 यानी कि यहाँ पर भी 8/2 यानी कि 4 आ रहा है। ये sp3 इसमें भी मिला, sp3 ये चारों में मिला है। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। बोरॉन 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है ना? कौन सा? 3rd A, बोरॉन एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? 3rd A ग्रुप। यानी यहाँ पर देखा जाता है केंद्रीय परमाणु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट हो गया। 6 है, 6 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। सीधा सा तरीका है। वैसे भी बोल सकते थे, इस जगह पे बोल सकते थे केंद्रीय परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये भी एक तरीका है लिखने का। तो कई वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग तरह से हम बताते हैं, अब ध्यान रखिएगा। तो 3 प्लस कितना है? 3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 यानी कि sp2 संकरण। अब फिर भी हमें इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। आप ये ध्यान रखिएगा, sp संकरण होगा तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, ये केंद्रीय परमाणु और 2 दिशाओं में, और इस जगह पे एंगल होगा 180। sp2 होगा तो त्रिकोणीय होगा संरचना, एंगल होगा 120 डिग्री का। अब यहाँ पर तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो थोड़ा सा बड़ा जगह लेकर के आपको बताते हैं। क्वेश्चन छोटा सा ही है पर आपके पूरे दिमाग में कुछ सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। कुछ सेकंड में, प्रश्न पढ़ते पढ़ते कुछ सेकंड में निकल जाता है। लेकिन इतने सारे प्रोसेस आपके दिमाग में तुरंत होते हैं। आप क्या सोचते हो? कुछ भी कर रहे हो, एक मम्मी से शक्कर के एक दाना भी मांगते होगे ना, तो भी बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स चलते हैं। आपको पता नहीं है, ऊपर वो उनका प्रॉब्लम है, दिमाग वाले का, यानी ऊपर का प्रॉब्लम है। तो यही बात यहाँ पर भी समझना है, एक आंसर देने की कोशिश करना है। तो हम देख रहे थे, चलिए इस पे बात करते हैं। तो हमने बोला sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या संकरण होगा। ये पूरा भूलना नहीं है, चाहे आप 11th में रहे चाहे 12th में रहें। आप क्या मजाक में नहीं पढ़ाई होती है 12th की, सब कुछ ज़रूरत है आपको। ये बात क्या है? sp में लीनियर स्ट्रक्चर होगा, 120 अंश का कोण, 180 अंश का कोण होगा, संरचना रेखी होगा, लीनियर होगा, लीनियर रेखी होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 3 कक्षक बन रहे हैं, 3 कक्षक मिले तो 3 कक्षक बने भी इस तरह से, कोण 120 डिग्री का। स्ट्रक्चर यहाँ पर त्रिकोणीय है, समतलीय त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है ना? प्लेनो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, प्लेनो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से अलग अलग दिशा में 3D में फैले हुए हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण। तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को कहते हैं समचतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हमारे पास ये 2 ही मिले हैं। अब हम पूरी बात नहीं करेंगे, जहाँ तक कि जवाब चाहिए उतना ही हम ढूंढ रहे हैं। हमें पता चला कि 3 जगहों पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। किसमें? NH3 में। NH3 में 3, तो आपने देखा कि ये नाइट्रोजन है और ये 1 2 3 4, तो इन 3 जगहों पर हाइड्रोजन है, जबकि एक जगह पर कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म होने से वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये Lp है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको प्रतिकर्षण करेगा, तो ये कोण 109 ना होकर के अब 107 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दबाव लगाया है। संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी है,
त्रिकोणीय पिरामिड, यहाँ क्या लिखा है, ज्यामिति त्रिकोणीय होना चाहिए, यहाँ पर त्रिकोणीय पिरामिड ही है, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाला आंसर गलत हो चुका है हमारा, ये वाला आंसर हमारा गलत हो चुका है। दूसरी बात है H2O में जाते हैं, तो H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। H2O में तो sp3 मतलब ऑक्सीजन 1 2 3 4, 2 जगह हाइड्रोजन आया, 2 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, स्ट्रक्चर आ गया आपका इस तरह का, इस तरह सा वी शेप, यानी कि अरेखीय संरचना है, एलिनियर स्ट्रक्चर है। कोण जो है 2 के कारण, LP के कारण, 2 LP के कारण कम हो रहा है, तो एक LP आया तो 107 हो गया, एक और LP आ गया तो 104.5 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। 104.5 डिग्री, पानी में कितना एंगल होता है, एमोनिया में कितना एंगल होता है, ये भी एक प्रश्न है। हर चीज़, एक चीज़ सीखने से बहुत सारे आंसर मिलते हैं, इसलिए प्रॉपर सीखना पड़ेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन, फिर बात आता है आपके पास BF3 में बात करते हैं। अच्छा, अब ये बात होता है NF3 की बात करते हैं। NF3 का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, किसके साथ, H की जगह F आ जाएगा, तो ये दोनों ही आपके पास जवाब से हट गया, ये भी हट गया। तो अब एक बचा, इस पे उम्मीद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि वो राइट है, वो भी खरे उतरनी चाहिए। किसी भी 4 ऑप्शन में, चारों जो ऑप्शन होते हैं सब में आपको खरे उतरना, ये नहीं कि सर ठीक है 4 गलत है तो 3 गलत है तो चौथा तो राइट होगा ही होगा। हो भी सकता है, कई बार आपने ऑप्शन देखे होंगे वो चौथा भी गलत होता है। देखते हैं क्या है, BF3 है ना, BF3, यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 है। sp2 होने से ये सेंट्रलाइज हो गया, सेंटर में आ गया बोरॉन, 1 2 3, 120 अंश का कोण है हर किसी के बीच में, और हर एक जगह पर फ्लोरीन आ रहा है। अब देखिए, फ्लोरीन आया सभी दिशाओं में आया, और बराबर रूप से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता लगती है, तो ये आंशिक रूप से ऋणात्मक, ये आंशिक रूप से धनात्मक हो गया। यही प्रक्रिया यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणात्मक, आंशिक रूप से धनात्मक हो गया, आंशिक रूप से ऋणात्मक, आंशिक रूप से धनात्मक, लेकिन बैलेंस हो गया, तीनों दिशाओं से बराबर रूप से खींच रहा है। तो यहाँ पर कहीं पे एक तरफ और माइनस एक तरफ प्लस नहीं है, पूरा का पूरा एक यूनिट जो है सभी दिशा में बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से ये पूरा यूनिट में ये क्या बोला गया है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव डाइपोल मोमेंटम इसका 0 होगा, जबकि इनका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव, ये हो गया त्रिकोणी है, समतली त्रिकोणी है, यस है समतली त्रिकोणी। अब दूसरी बात ये आ गया ना, प्लेनो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये भी हो गया। दूसरा आता है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होना चाहिए, 0 भी हो गया, लेकिन यहाँ पर आरेखीय है, वही गलत हो गया चुका है। और दूसरा, चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिशा में माइनस आ रहा है, एक दिशा में प्लस आ रहा है, हाइड्रोजन के साइड में प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है, आंशिक माइनस 2 बार, और ये आंशिक प्लस और आंशिक प्लस। यहाँ पर नाइट्रोजन के साइड प्लस आएगा, फ्लोरीन के साइड में माइनस आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड में माइनस आएगा, नाइट्रोजन के साइड में माइनस आएगा, इसके साइड में प्लस आएगा, इसमें इसके साइड में प्लस आएगा, इसके साइड में माइनस आएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण नॉट 0 होगा। ये बात पूरा का पूरा 11th वाला पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग में सीखा जाता है। पूरा गहरा पढ़ाई 3 से 4 दिन की क्लास, 1 दिन की क्लास में भी संभव है। शॉर्ट ट्रिक कभी भी आपको बड़ा सक्सेस नहीं देता। शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम के लिए तुरंत आंसर लेने के लिए होता है, बाकी शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम शॉर्ट ट्रिक कराते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पूरा वर्ड्स पे ध्यान देंगे। अब जवाब देने की कोशिश करिएगा। ए है विलायक के मोल प्रभाज के, बी है विलेय के मोल प्रभाज के, सी है विलयन की मोललता के, और डी है विलेय के भार प्रतिशत के। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है पढ़ने के बाद, आप अपना दिमाग लगाइए। चलिए, जी, वाष्प दाब
क्या लिखा है? एक अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए होता है बाय पी नॉट ए को कहते हैं। विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज मतलब होता है एक्स ए, विलेय का मोल प्रभाज मतलब एक्स बी, मोललता मतलब स्मॉल एम, और होता है विलेय का भार प्रतिशत यानी कि बी परसेंटेज। हमने पढ़ा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, के बराबर होता है। जवाब हमारा मिल जाता है बी। इसको कहते हैं पढ़ाई। समझे? पढ़ने के बाद अगर खो दो तो कोई मतलब नहीं है। हीरा आपने खरीद के लाया और कहाँ पे रखे आपको पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उस हीरे खरीदने का। तो कोई भी चीज़ बहुमूल्य है उसे संभालिए आप। अगला, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्काइल हैलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम, सही घटता हुआ क्रम क्या होगा? चलो बताओ। SN1 SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्काइल हैलाइडों में SN1 और SN2 अभिक्रियाएं होती हैं। SN1 किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये बताना है आपको। SN1 और SN2 में, हाँ जी, डी ऑप्शन, आपने डी कहा है, रॉन्ग है। सबसे ज्यादा होगा SN1 में टर्शरी अधिक होगा, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, बी ऑप्शन राइट है, बाकी सब गलत है। SN2 में होता है प्राइमरी अधिक होगा, सेकेंडरी कम होगा, टर्शरी कम होगा। पूरा पढ़ाया गया है, अच्छी खासी मेहनत की गई इस चैप्टर में। चलिए साहब, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K की वैल्यू मैं इसको ठीक से लिख दूं, K की वैल्यू 4.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल पर मोल एंड पर सेकंड है, तो बताइए ये किस कोटि की अभिक्रिया है? बताइए कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया है इससे पहले, और उस टाइम भी मैंने बताया था कि कैसे ढूंढना है। चलिए बताइए क्या होगा, किस आधार पे ढूंढ पाएंगे? नंबर के आधार पे, यूनिट के आधार पे ढूंढा जाता है। यूनिट कैसे पता लगाया जाता है? आपको यह पता होना चाहिए कि कोटि कैसे निर्धारित की जाती है। R इज इक्वल्स टू के, कोई अभिकारक है, उस अभिकारक पर जो ये घात होता है वही उसकी कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये पता लगाना होता है। तो हमारे पास किसकी कोटि पता, किसके आधार पे करेंगे? K के बेस पर। तो K का यूनिट क्या होगा? K का यूनिट होगा K बराबर R बाई A की पावर N। यदि शून्य कोटि का है, A है शून्य कोटि, N इज इक्वल्स टू 0, तब हमारे पास हो जाएगा K इज इक्वल्स टू R बाई A की पावर 0। और इसका मतलब क्या हुआ? K इज इक्वल्स टू R बाई 1 यानी कि R। अब ये याद रखिए, यूनिट R यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, अभिक्रिया की दर की कोटि। और सांद्रता, ये कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता होता है मोल पर लीटर। इस फॉर्मूले को यहां पर फिट करिए,
तो क्या होगा, ये सिर्फ K के वैल्यू किसके बराबर है, बस R के बराबर है। R का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। ये यूनिट 1 इसके लिए हो गया। अब सेकंड देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्या है, प्रथम कोटि बी n इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास हो गया R इज K इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे, R बटा A का पावर 1 यानी कि A का पावर 1 मतलब A। तो हमारे पास यूनिट हुआ, इसका हुआ मोल पर लीटर पर सेकंड बटा मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर कट गया, पर सेकंड, ये प्रथम कोटि का यूनिट है। यूनिट कुछ और बता रहा है। अब आता है तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड के बारे में बात करते हैं। C n इज इक्वल्स टू 2, द्वितीय कोटि। K इज इक्वल्स टू R बाई A का स्क्वायर, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड बटा, यहाँ पर क्या होगा, मोल पर लीटर इनटू कर दूँ, 2 बार लिख देता हूँ, स्क्वायर लिखूँगा उससे अच्छा चलेगा, मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर कट चुका है, 1 मिनट में हटा देता हूँ इसको, बार बार कटता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये हट गया, इससे 1 कट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, पर सेकंड बटा मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा मोल पर मोल लीटर पर सेकंड। कहीं पे है, यस लिखा है, यस बोलो, लिख सकते हो इसको और लिख सकते हो, लीटर को पहले लिख दो, ये लो, लीटर पर मोल पर सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया? तो किस कोटि का है, द्वितीय कोटि का है। आंसर हमें मिल चुका है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नंबर देखते ही कैलकुलेशन यानी न्यूमेरिकल के चक्कर में पड़ जाते हो गया जवाब। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 4th। चलो जवाब ढूंढो और जवाब देते जाओ। अगला प्रश्न हमारे पास है ये, हैलोजन परिवार के तत्वों में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक होता है? A फ्लोरीन, B क्लोरीन, C ब्रोमीन और D है आयोडीन। चलो जवाब चाहिए हमें, सोचो। जब आप ये सोच रहे हो कुछ बनना है, तो फिर इसका जवाब आपके पास परमानेंट होना चाहिए था। क्या है आंसर? हाँ, डी ऑप्शन, आयोडीन। ओके, इतना पढ़ाई करते हो यार। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन ई करके मैं दिखा देता हूं, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे तो हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा EgH से दर्शाते हैं। अगर हम इसके बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की रेडियस के साथ, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है किसी परमाणु के द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, जोड़ने पर वह बन जाता है। मेरी क्लासेस जो है, प्रीमियम क्लासेस जो है, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में, पेड कोर्स में। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन याद रखना बेटा कि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ना 11वीं दोबारा आएगा ना 12वीं दोबारा आएगा। नेगेटिव, और जितनी ऊर्जा वो दान करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, अब यार बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में बात कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग को हिट करे। क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जितनी ऊर्जा वो मुक्त करती है उस ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। एक छोटा परमाणु ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेगा कि एक बड़ा परमाणु ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेगा, ये सोचना है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ग्रहण करना है, तो कौन ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेगा, ये ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
तो कौन ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेगा? सोचो, कौन करेगा? छोटा करेगा कि बड़ा करेगा? सिंपल बात है यार, कौन करेगा? हाँ, छोटा। अब बड़ा हो गया, अब बड़ा वाला गेन करेगा। क्यों? ज़्यादा जगह है। साहब ये गलत बोल रहे हो आप। छोटे से जो शेल होता है, कोश होता है, काफ़ी नज़दीक होता है नाभिक से, और नाभिक रहता है, न्यूक्लियस जो रहता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करती है? न्यूक्लियस आकर्षित करती है, नाभिक आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है। तो आकर्षण नज़दीक है ये कोश, तो यहाँ पर आकर्षण करके इसमें जोड़ने की क्षमता, जब तक जोड़ेगा ही नहीं तब तक कैसे होगा? तो नज़दीक है, आकर्षण ज़्यादा है, जोड़ेगा अधिक, तो ये अधिक आकर्षण रखेगा, अधिक आकर्षण रखेगा। तो ये आकर्षण इसका कम होगा, क्योंकि ये दूर है, तो पकड़ के रखा रहेगा। जब तक पकड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा क्यों? ऊर्जा क्यों देगा? तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन रखता है वैसे ऊर्जा देता है। तो इस तरह से इसकी ऊर्जा भी EA भी जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अधिक आकर्षण से जोड़ा। तो इसका EA जो होगा छोटे का अधिक होगा, किसके तुलना में? बड़े वाले की तुलना में। करेक्ट। तो साइज के बेस पर बात हो रहा है, तो हमने सोचा समझा कि इसका रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, जितना छोटा होगा उतना ही आकर्षण अधिक होगा। तो छोटा यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होगा। तो छोटा होना यानी कि एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या जितना छोटा यानी जितना कम, उतना ही ये ज़्यादा होगा। अब साइज के बेस पर बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, तो किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर आओगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो उतना ही वो क्या होगा? साइज जो है बड़ा होते जाएगा, उतना ही बड़ा होते जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। तो सीधा सा जवाब मिल गया है, ये बड़ा है। तो जवाब सीधा सा मिल गया है कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करेगा। EA सबसे अधिक किसका होना चाहिए? क्योंकि सबसे छोटा है ना क्लोरीन, तो सबसे अधिक होगा किसका? क्लोरीन का, सॉरी ब्रोमीन का, फ्लोरीन का यार, फ्लोरीन का हो गया। पर यहां पर एक अपवाद काम करता है, एक्सेप्शन काम करता है। वो इतना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है इसका नाभिक, इसका क्या बोलते हैं, शेल, कि उसमें पहले से 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अगला इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो कर सकती है, पर रखने की क्षमता कमज़ोर है, तो वो अपने साइज को बड़ा करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या करता है, जितना इलेक्ट्रॉन रख करके ऊर्जा दान करता है, उसकी तुलना में बहुत सारे ऊर्जा को दान करने के लिए दान ना करके कुछ ऊर्जा को उस साइज को बढ़ाने में लगा देता है। इस तरह से जो दान करने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर अपवाद आ जाता है कि फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन का होता है, और ये बात यहाँ पर तब पता चला कि क्लोरीन का सबसे अधिक, फ्लोरीन का कम, ब्रोमीन का कम और आयोडीन का कम। इन सारी चीज़ों को गहराई से पढ़ाई हुई है और पढ़ी है उसे। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 11th भूल गए हो तो 11th का कोर्स ले लो और 11th को अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो। और अगर नहीं पढ़ रहे 11th को, तो आपको 12th से ही आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, या 11th और 12th को मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो ना जेईई, ना नीट, ना जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दिला रहे हैं शिक्षक भर्ती वगैरह का, जितना भी TGT, PGT, ग्रेड 1 LT वगैरह का, वो उन लोगों को परेशानी होनी ही होनी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़ना ही है, अच्छे से मेहनत करना। ये ऐसा क्यों हुआ? साइज छोटा है, आकर्षण अधिक है, आकर्षित कर लिया, ऊर्जा भी दान करेगा अधिक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना छोटा है कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं बन पाती है। तो अपने साइज को बड़ा करने के लिए कुछ ऊर्जा जो दान कर रहा था उसमें से कुछ ग्रहण कर लेता है, तो जो दान होने वाली जो एनर्जी थी जितनी, वो थोड़े कम मिल जाते हैं, इसलिए क्लोरीन से कम हो जाता है। जवाब ये है। तो जवाब हो गया हमारे पास क्लोरीन। परमानेंटली याद रखो इस जवाब को। कारण सहित बताया किसका अधिक होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, पर यहां पर आपको बताया मैंने, ये वाला पॉइंट पे गलत हो जाता है। ये कारण सहित जवाब है, लेकिन उस कारण में एक और कारण, एक अपवाद का कारण भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए साहब, पूरी 11th में अच्छे से हुआ था आप लोगों की पढ़ाई, यस याद रखें।
11th वाले पोर्शन में। अब चलते हैं, यहां पर एक प्रश्न है, XeF4 अणु की वास्तविक आकृति और उसका संकरण क्रमशः है। बताइए, चलिए बताइए। क्या बोला गया? XeF4 अणु की वास्तविक आकृति और उनका संकरण बताना, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मैंने 2 मार्क्स का लिख दिया है, आप अपने हिसाब से कितना मार्क्स लाए हो चेक कर लो। आप अभी तक कितना राइट हुआ है? कितना राइट हुआ तुम्हारा? मुझे तो नहीं लगता। आपका भैया? हाँ, तुम्हारा एक भी नहीं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा समझो। चलो इसका जवाब दो। अभी बात हुई है हाइब्रिडेशन निकालने के तरीके पे। हाइब्रिडेशन XeF4 ये 8वां, इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अक्री गैस का है, 8वां वर्ग है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू 8वें वर्ग का तत्व है, प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन है कितना? 4, माइनस तो कहीं नहीं है, प्लस भी कुछ नहीं, तो आवेश की कोई बात ही नहीं होगी। 12/2 यानी कि 6 हुआ तो क्या हुआ? संकरण। फिर वही बात है, अगर जिसको नहीं याद रहता तो इतना तो याद रहता है कि SPDF याद रहता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 क्या बोला इसने? एक S 3P 2D SP3D2। ऐसा नहीं बोल सकते कि SP3 D2, ऐसा कभी नहीं बोलने का। मैं बार बार मना करता हूँ इस चीज़ को, वैसा है ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट ही वो नहीं है। ये हाइब्रिडेशन है। तो हमें ये पता चल गया कि ये गलत है, ये गलत है। ये इस जगह की संरचना में ये संरचनाएं मिलता है। अष्टफल की संरचना है, ये देखिएगा। तो इसमें ये इनके साथ, ये इनके साथ ऐसे ज़्यादा कचरा दिखता है यार, ज़्यादा बचोगा नहीं। ऊपर एक 4 पिरामिड बनेगा, 4 फलकों वाला पिरामिड बनेगा, नीचे बनेगा 8 फलक हो गया। अष्टफल की संरचना है, ये भी पता चल गया। तो उत्तर ये होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप XE को लगाओगे तो पता चलेगा आंसर क्या है। XE को लगाए यहाँ पर, XE आ गया। फ्लोरीन 4 है, 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा बाकी जगहों पर। तो वर्ग समतली संरचना मिल रही है। जवाब हुआ वर्ग समतली संरचना है, अष्टफल की नहीं है। ये भी इसलिए करिए, प्रैक्टिस करिए चैप्टर नंबर 4 11th। अब तो 12th में कोर्स कम कर दिया P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए ऐसा हो गया है कि 12th वाले बच्चे तो बिल्कुल अब छोड़ ही दिए इस चीज़ को पढ़ना। 11th में पढ़ते, 11th में तो पढ़ते नहीं हैं, 12th में आते हैं तो जवाब ये हो जाता है कि 11th का क्या करना है। तो पहले वैसा नहीं था, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, और बाकी जो बच्चे नीट और JEE का एग्ज़ाम भी दिला रहे हैं वो इन चीज़ों पे पूरा फोकस करिए। चलिए साहब, आगे है आसान, पर इतना ही नहीं आता है तो फिर अगला जंप नहीं लगा सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकी प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिक, चुंबक की तरफ आकर्षित करने का गुण कौन प्रदर्शित करेगा? N2O2 C2 Cn-। ये अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो Cn- है, N2O2 C2 Cn-। अनुचुंबकी वो होगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें किसी ऑर्बिटल पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहले भी बात हो चुका, ठीक है। जवाब ढूंढने का तरीका क्या हो सकता है? शॉर्ट तरीका बताता हूं। N2, N के मिलने से N2 बनता है, सही है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ना, डिटेल तो अब बहुत कुछ है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 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 2p3। दोनों कक्षकों को मिला करके अगर इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा हो जाए, अब p कक्षक आपस में मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से ये बढ़ता है, ठीक है। फिर ये इस तरह से बढ़ता है, ये भी आपको पता है। लेकिन जब 6 से अधिक हो जाता है तो 6 या 6 से अधिक होता है तो नीचे वाला उल्टा चला जाता है, ये वाला ऊपर और ये दो वाला नीचे हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी है। अब इसमें ये लीजिए, भरते हैं, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन 6 3 3 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो ये प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है। जवाब मिल गया। ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p, अरे सॉरी 6 से कम होता है बेटा, 6 या 6 से कम होता है तो ऐसा चेंज होगा। 6 या 6 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? O2 के लिए P4 एंड P4 सबके लिए यही होगा। ये वाला क्या होगा? एक वाला, दो वाला नीचे, दो वाला ऊपर, एक वाला नीचे। यस, 6 या 6 से कम हो तो 6 से कम हो, 6 से कम की कंडीशन में ये वाली लागू होती है। यस, अब 6 से अधिक में यानी 7 से ना, 7 से क्या होगा? 7 या 7 से अधिक होगा तो ये, तो 4 4 8 8 हो गया, ज़्यादा है तो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ऐसा भरेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन, क्यों? 6 हो गया, 2 बचा है 8 में ये, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, ये अनुचुंबकीय है। अब बाकी आप लोग बनाइए। यस, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन के बतौर बना रहा हूँ, आपके सामने आंसर दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हमारा हो गया, बस ये है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ भाई, अभी सिर्फ नॉलेज तो पहले से ही है, बस इसको थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। चलिए साहब, अगला एक प्रश्न हमारे पास, बताइए, प्रश्न तो बहुत आसान है आपके लिए। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आंसर दे सको तो हाथ खड़े कर दो। ए लिखा हुआ है विलेय के कणों की रासायनिक प्रकृति पर, ए बी सी बोला करो, ऐसे मत बताया करो, इसमें सब जगह लिखा हुआ है। दूसरा है विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की कुल संख्या पर, सी लिखा है विलायक के घनत्व पर, और डी लिखा हुआ है केवल प्रयोग के तापमान पर। बोलिए जल्दी से। आपका? अच्छा, आप लोगों का? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्या का गुण विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन राइट है। जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं हमारे शिक्षक भर्ती के लिए, तो वो हमें इस कोर्स में आ सकते हैं और उनके लिए आपका कोर्स अवेलेबल है। ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। हम आपको दे रहे हैं डेली क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, वीकली आपका मॉक टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें अब आपकी शुरुआत हो रही है। सब कुछ दिया जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है केमिस्ट्री को डिटेल में समझाया जाएगा। ऐसे प्रश्नों को अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर हल करिए, जिसमें टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए ये क्लासेस दिया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य कार्बनिक उत्पाद क्या बनता है? बोलिए। जब इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य कार्बनिक उत्पाद क्या बनता है? सोच के जल्दी बताएंगे।
जवाब बहुत आसान है, कई कई बार आप इसको कर चुके हो, बहुत ही गहराई से, और हमने पॉइंट करके बताया, समझ रहे हो, पूरे पिन पॉइंट में बताए हमने। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला भी दे दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। C2H5, जवाब दो चलिए, किसकी क्रिया कराई जा रही है, KOH से। जवाब बोलो, एल्कोहलिक। हाँ बोलो KBr, चलिए आपका जवाब ले लेते हैं, KBr। और हाँ C2H5OH। नहीं, वो तो चार जने हैं तो एक गलत करेगा तो दूसरा राइट कर देगा, ऐसा जवाब नहीं चाहिए रहता। इसका आंसर होगा एल्कोहलिक KOH के साथ हो रहा है विलोपन अभिक्रिया, देखने को मिलेगा। KBr के साथ निकल गया, OH एक्टिव है, एक H लेकर निकल जाएगा, पानी बन गया, बच गया C2H4, यानी कि C डबल बॉन्ड C एथिलीन बन चुका है। एथिलीन को एथिन भी कहते हैं, IUPAC में एथिन कहते हैं। इथेनॉल नहीं बन रहा है भैया, इथेनॉल बनाया था तुमने, एथिन बनता है, इथेन नहीं बनेगा, डाई इथाइल ईथर नहीं बनेगा। यही अभिक्रिया अगर C2H5Br होता और KOH एक्वस होता, जली, तब वो अल्कोहल बनाता, KBr, तब C2H5 बचा है और OH इसमें जुड़ जाता, तब ये इथेनॉल बनाता, इथाइल अल्कोहल बनाता, ये वाला आंसर होता। समझ रहे हैं आप? yes, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा, अल्कोहलिक है। इसलिए ये क्वेश्चंस को हमने कई बार आपको कहा है ध्यान से सुनो। हर बार जब आपको कहते हैं ना ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुना करो। पूरी पढ़ाई याद रखना पड़ता है एग्जाम के लिए, क्या सोचते हो मजाक है? चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का मान क्या होगा? चलो कैलकुलेट करो, ये तो न्यूमेरिकल है। जल्दी करिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, फॉर्मूला क्या है? प्रथम कोटि अर्धायु काल का फॉर्मूला है T½ = 0.693/K। क्या निकालना है? K निकालना है, तो K के लिए फॉर्मूला होगा K = 0.693/T½ आपको दिया गया है T½ आंसर है K = 0.693 कितना लिखा है? 69 लिखा है, 69.3। आप जवाब दो, अब तो दो। क्या आएगा? हम इजी कर देते हैं, चलिए 0.693 ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको करा 2 दशमलव इधर कर दिया, तो 0.693 कर देता हूँ इक्वल करने के लिए। 10⁻² हो जाएगा कितना? नहीं 2 हो जाएगा। -2 क्यों हो जाएगा? गड़बड़ कर दिया यार हमने। क्या होगा? 2 हो जाएगा। अरे यार इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, लिखते लिखते कुछ और लिखा जाता है। 2 इसका मतलब हुआ ये कट गया, तो 1/100 हो गया। बोलो 1/100 हुआ ना, कितना? 0.01 आंसर हो गया
कौन सा? ए। कितने बच्चों को याद था ये फॉर्मूला? याद रहना अलग बात होता है, यूज़ करना अलग बात है। यूज़ करने के लिए आया कि नहीं? नहीं आया। हाँ, वैसे तो याद है सर, वो काम नहीं चलता, उसको नहीं कहते याद करना। प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ। ए, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया द्वारा, बी, अनियंत्रित विखंडन द्वारा, सी, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा, डी है अनियंत्रित संलयन द्वारा। नियंत्रित संलयन। अभी तक संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सका है, याद रखना। संलयन के साथ नियंत्रित शब्द नहीं आएगा कभी भी, अभी तक नहीं हो सका है, गलत हो गया। ये विखंडन नहीं है, ये क्या है? संलयन है हाइड्रोजन बम, तो अनियंत्रित, आंसर डी। अभी तक नहीं हुआ है भैया। हाँ, मैं देखा हूं बच्चे लोग केबीसी देखने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग चीज़ों को, मनोरंजन को देखते हैं, बाकी दिमाग लगाने का काम तो होता ही नहीं है। हाँ, बोले ये हो सकता है, वो तकता नहीं। नॉलेज है तो राइट है, अगर नॉलेज नहीं है तो तुम डूब गए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए नॉलेज के साथ उसका जवाब दो, इसलिए पढ़ते रहना होगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, फेराडे, बोर एंड रदरफोर्ड एंड वोल्टा ने। बताइए बताइए, एबीसी में क्या आंसर होगा? जल्दी। परमाणु की संरचना किसने प्रस्तुत किया था? इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन, बोर की परमाणु संरचना, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु संरचना। आपने 2 बार पढ़ा था इसको, वही है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? इसमें बोरेक्स यानी कि जिसको सुहागा कहते हैं, इसका सही फॉर्मूला क्या है? सुहागा। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको पढ़ूंगा कोई मतलब नहीं है, आप देख करके बता सकते हैं। बोरेक्स का, जिसको सुहागा कहते हैं, मैंने हिंदी में भी बताया, सुहागा का फॉर्मूला कौन सा होगा? सोडियम टेट्राबोरेट को बोरेक्स कहा जाता है। टेट्राबोरेट, बोरेट मतलब बोरॉन, यहां पर बोरॉन नहीं है, बोरॉन नहीं है, बोरॉन नहीं है, तो गलत है। Na2B4O7.10H2O को सुहागा कहा जाता है। सोना जब पिघलाया जाता है तो थोड़ा सा उसमें सुहागा डाला जाता है, अब वो सुहागा वहाँ पर फ्लक्स का काम करता है, इन्हें इसके रहने पर वो आसानी से पिघलने लग जाता है। इसके लिए फ्लक्स, सोल्डरिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक के सामान में तो वहाँ पर एक फ्लक्स होता है, मोम जैसा दिखता है, पर वो बोरेक्स नहीं है, याद रखना, वो दूसरा फ्लक्स है, उसके लिए ज़रूरी था, रांगा के लिए। तो यहाँ पर सोने में सुहागा यूज़ करते हैं फ्लक्स के रूप में। चलिए साहब, धोने का सोडा। अच्छा, अब भी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, आसपास की घटना है, कहीं पे इसी आसपास के गांव की घटना है, काफ़ी दूर होगा हमसे। वहाँ के कुछ लोग मर रहे थे शराब पी के, या उसके ऊपर कुछ एक बंदे ने क्या किया कि शराब में सुहागा मिला के उसको पिलाता था। इससे क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि बोरेक्स ज़्यादा बॉडी में चला गया तो पानी की कमी होने लगती है ब्लड में, और इससे इंसान की मौत होने लगती है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से। बोरॉन क्या करता है, बोरेक्स क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो ये अभी की सूचना है, कुछ दिन पहले की बात है। चलिए साहब, आगे बात करते हैं। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? जल्दी बताइएगा, किसका? ABCD कुछ है? ए। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है Na2CO3, इसमें भी 10H2O होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना कहा जाता है, लाइम कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, समझ रहे हैं? कुछ भी बोल देंगे सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है?
सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या? सोडियम एल्यूमिनेट शब्द पे ही छुपा हुआ है। हाँ, ABCD कुछ है, बोलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, वो तो जवाब हम हमारे देने के बाद देते तो कोई मतलब क्या रहेगा उसका। किसी तत्व में परमाणु भार खाली स्थान के कारण होता है। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट में बताइए, चैट में बताइए जल्दी से। किसी तत्व में परमाणु भार खाली स्थान के कारण होता है। परमाणु भार किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। मैंने लगाया नहीं, ABCD नहीं लिखा है, आप ध्यान रखा करिए। बोलो। परमाणु भार किस कारण से होता है? नाभिक में उपस्थित कणों के कारण होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन 1,1, ड्यूटेरियम 1,2, ट्राइटियम 1,3। हम इसको चाहें तो 1,1, 1,2 एंड H13 लिख सकते हैं। ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यह सहायता करता है पानी की श्यानता कम करने में। श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी। पानी को एक अच्छे स्नेहक युक्त बनाने के लिए, यानी कि लुब्रिकेंट बनाने के लिए। हिमांक में अवनमन, और डी लिखा है क्वथनांक को नीचा करने में। जवाब दीजिए। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न हमारे पास है, अम्लोपचार पिकलिंग खाली स्थान है। पिकलिंग क्या है? पिकलिंग कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं? ए, सतह को जंग से बचाना। बी, सतह को खराब होने से बचाने के लिए लेप लगाना, कोई परत चढ़ाना। सतह से पपड़ी, ग्रीस इत्यादि को हटाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पिकलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद उस धातु पर या लोहे पर पेंट चढ़ाई जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? मैंने यहां पर हिंट कर दिया आपको। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने के बाद उस पर पेंट चढ़ा करके लोहे को सुरक्षित किया जाता है। तो कौन सा होना चाहिए? सतह से पपड़ी, जंग लगी हुई कुछ पपड़ियां हटाना, ग्रीस आदि को हटाना कहलाता है पिकलिंग। हल्का एसिड से धोया जाता है उसे। हल्के एसिड में ऑक्जेलिक एसिड भी हो सकता है या कोई दूसरी एसिड भी हो सकते हैं। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि ब्लीचिंग करता है, इनमें से कौन सा? आपका राइट कितना हो रहा है मुझे जरूर बताइए। क्या बोला मैंने? विरंजन का स्वरूप है। विरंजन यानी कि ब्लीचिंग यानी रंग हटाना। किसी पदार्थ का रंग हटाने के लिए इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग 2 प्रकार से होता है। एक होता है ऑक्सीकरण द्वारा और एक होता है अपचयन द्वारा। क्लोरीन के द्वारा होने वाला अपचयन ऑक्सीकरण के कारण होता है, इसलिए वो स्थायी होता है। तो आंसर हुआ क्लोरीन। जबकि हम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा भी हम अपचयन के द्वारा ब्लीचिंग कर सकते हैं। SO2 द्वारा अपचयन के कारण ब्लीचिंग होता है, याद रखना। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ड्राई आइस। इनमें से बताइए।
ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी पारा, डी हरा कशिश। हरा कशिश कहलाता है फेरस सल्फेट, नीला थूथा कहलाता है कॉपर सल्फेट। बताइए शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे सरल एक साइंस के स्टूडेंट को हो ही नहीं सकता है। अगर आप साइंस से बाहर हो, साइंस से बाहर जिंदा हो, तो फिर याद रखना कि आपके लिए एग्जाम कठिन हो जाएगा। साइंस में घुसना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, बताइए। सबसे अधिक मात्रा में घास फूस, लकड़ी, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों का जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, इसमें अधिक से वह बना होता है सेल्यूलोज का, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जानवरों को ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह से यही है सेल्यूलोज। हर जगह आपको ग्लूकोज नहीं मिल जाएगा मीठा मीठा, हर जगह फ्रक्टोज नहीं मिल जाएगा, शक्कर नहीं मिल जाएगा। हर पौधा शक्कर का नहीं बना होता है, होता है ज़रूर है लेकिन बहुत कम होता है, आपको मीठा ही नहीं लगता है। तो क्या है इसमें? भाजी खाते हो, सारी सब्जियां खाते हो, सब में क्या है? सेल्यूलोज है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तेल डबल बॉन्ड होता है। तेल क्या होता है? डबल बॉन्ड उसमें होते हैं हाइड्रोक्सिल स्ट्रक्चर में, यानी क्या बोला, ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर वाला ग्लिसरॉइड संरचना होती है, यानी ग्लिसरीन स्ट्रक्चर पर होता है क्या चीज़? लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल या फैट। डबल बॉन्ड होता है यानी कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको संतृप्त करने के लिए हम हाइड्रोजन डालते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वो निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डालने करके हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरह से वो फैट बन जाता है, यानी घी बन जाता है। फैट यानी घी, ऑयल से फैट बन जाता है। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला, यानी कि अधिक लचीला बनाने के लिए, प्रत्यास्थ बनाने के लिए, उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए पॉलीथीन, बी स्पंज, सी सल्फर और डी क्लोरीन है। क्या मिलाया जाता है कि रबर जो है वो ज़्यादा उछले? रबर के पेड़ से एक प्रकार का लेटेक्स निकलता है जिसको कहते हैं रबर का लेटेक्स, रबर का दूध कह सकते हो या लेटेक्स कह सकते हो। उसकी विशेषता होती है कि उसे अगर फटा दिया जाए, यानी कि उसको जैसे दूध को फटाते हैं वैसे ही पनीर जैसा बना दिया जाए, थोड़ा गर्म करके पिघला दिया जाए तो रबर बन जाता है। इस रबर को हम प्राकृतिक रबर कहेंगे। इस रबर को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम इसमें कुछ मिला करके एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं। उस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं, वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्केनाइजेशन किस पदार्थ के साथ किया जाता है? प्राकृतिक रबर प्लस सल्फर, सल्फर मिलाकर के गर्म किया जाता है। चार्ल्स गुडईयर ने इस विधि की खोज किया था। चार्ल्स गुडईयर एकदम बुढ़ापे में आ गए थे उस टाइम पे जब इसकी खोज किया था, यानी कि इस विकास को उन्होंने देख नहीं पाया था। उन्होंने जो किया था दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे तो कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना इसी से दुनिया में स्पीड आई थी, क्योंकि रबर जब अच्छा हो गया, उस पर किसी तरह से जब वल्कनीकरण कर दिया गया तो वो सड़ती नहीं है, उसकी लचीलापन बढ़ जाता है, लंबे समय तक प्रकृति में रह सकता है। इस पे तो इसको कहता है वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। वल्केनाइज्ड रबर आया तो दुनिया में स्पीड आई। स्पीड कैसे आया? मोटर गाड़ियों के टायर्स भी उसी से बनते हैं। कहीं पर लचीलापन, कहीं पर स्टॉपर, आपके चप्पल जूते सब इसी से बनते हैं। बेल्ट भी इसी से बनते हैं, इसलिए कहा जाता है स्पीड आई। औद्योगिक क्रांति भी इसी से आई। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा।
इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीन में क्या होता है? कटिंग टूल्स बना होता है। ए हाई स्पीड स्टील का, बी टूल स्टील का, सी कार्बाइड डिप्ड टूल का, और डी है ग्रेफाइट का। यहां पर चूंकि इलेक्ट्रोड बात आई है तो इलेक्ट्रोड के जगह पे हमारे पास होगा ग्रेफाइट, तो इसमें जो कटिंग टूल होगा ग्रेफाइट का ही होता है। उस तत्व का नाम बताइए जो पानी में ज्वलनशील है, पानी में जलता है जाके। सोना, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी सोडियम। पानी में डालेंगे तो वो रिएक्शन करता है और काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन बनाता है और काफ़ी गर्मी पैदा करती है। उस गर्मी से हाइड्रोजन पर आग लग जाता है। इस तरह से सोडियम जलते हुए प्रतीत होती है और घर में जलता भी है, समझो। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जल H2O, हाइड्रोजन होता है 1:1 × 2 अनुपात ऑक्सीजन होता है 8:16, अर्थात 2 एकम 2 और ये 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 1:8 हो गया। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित है? CH4, KCl, SO2, NaOH। जल्दी बताएं, सब बहुत आसान है, प्रश्न का आंसर देना। किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध होते हैं? आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों हैं। आयनिक बॉन्ड होता है धातु और अधातु के बीच और कोवेलेंट बॉन्ड होता है अधातु अधातु के बीच। धातु अधातु को पहचान गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन अधातु अधातु है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है। के और Cl धातु अधातु है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आयनिक हो गया। SO2 अधातु अधातु है, कोवेलेंट हो गया। सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन -H। इस तरह से हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध है। आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध है। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को ठीक प्रदर्शित करने वाला सही रासायनिक सूत्र या समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए, 4 ऑप्शन है रिएक्शन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को दर्शा रहा है। जवाब दीजिएगा। चलिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। अमोनियम का होता है NH4OH। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर गलत है। दूसरे पे बात करते, क्या हुआ आखिरी? ये भी गलत है। हाँ, अब ये 2 में से राइट कौन सा है? कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है तो CaCl2 हो जाएगा। तो ये 2 बार हो गया। 2 बार NH4 है, 2 बार NH4OH के साथ रिएक्शन करता है तो NH4OH बन जाएगा, वो भी 2 बार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस रूप में न रह करके अगर इसे गर्म किया जा रहा है थोड़ा बहुत, तो ये फाइनली ये ना भी करें तो भी कुछ मात्रा में ये बना लेता है। ऐसा बन गया, यानी कि ये बन सकता था, लेकिन यहाँ पर होता है वो अमोनिया निकल जाएगा
2 बार और ये 2 पानी भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको बताया NH4 OH बन रहा है, तो इसमें से एक H ले लिया तो ये NH3 में टूट गया और ये H2O में टूट गया, इस कारण से। तो जवाब हमारे पास आ चुका है, बी ऑप्शन राइट है। इस तरह से आपको अपनी क्षमता पहचान लेने हैं, अपनी क्वालिटी पहचान लेना है कि आप किस जगह पे हो। अभी बहुत कुछ सीखना है कि थोड़ा सीखना है कि कुछ भी सीखना नहीं है। अपने आप को पहचानो, फिर एग्ज़ाम में अपनी जगह को ले जाओ। कितने % क्वेश्चन आपका राइट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आप तय कर लो। याद रखना, 1-2 प्रश्न याद बन जाना होशियारी नहीं है, 50% भी बनना होशियारी नहीं है। बनना तो हमेशा 100% चाहिए। 100% नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, 95% 97% तो होना ही होगा। तब जा कर के आप अपने आप को सही साबित कर पाओगे और आगे सक्सेस हो पाओगे। तो सक्सेस होने के लिए प्रयास, मेहनत और सही तरह से मेहनत करना होगा, लॉजिकली मेहनत करना होगा, चीज़ों को सीखना और समझना होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।